गुड मॉर्निंग, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूं दृष्टि जैन और आज हम करेंगे 6 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से, जो आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक है सत्यपाल मलिक, लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु बिकेम अ स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ मोदी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सत्यपाल मलिक द लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो लास्ट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, और उनका वो एक वोकल क्रिटिक थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ड्यूरिंग द 2021 फार्मर प्रोटेस्ट। उनकी डेथ हो गई है दिल्ली में ऑन द 6th एनिवर्सरी ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, ही डाइड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, तो उनकी बहुत दिन से तबीयत खराब चल रही थी एंड हैड अर्लियर बीन ट्रीटेड फॉर किडनी रिलेटेड इशूज़। अब सत्यपाल मलिक का हमने देख लिया कि वो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के ड्यूरिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। He was transferred to Meghalaya shortly after the Article 370 move, which he signed as JNK गवर्नर। तो उन्हीं का साइन है JNK गवर्नर के जैसे आर्टिकल 370 वाले एब्रोगेशन में। वो गवर्नर ऑफ बिहार के जैसे भी सर्व किए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रॉम अक्टूबर 2017 टू अगस्त 2018। अब की फैक्ट्स में देखो, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता था जम्मू एंड कश्मीर को एंड इट वॉज एब्रोगेटेड ऑन 5 अगस्त 2019। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लेड टू बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट। तो बाइफर्केशन हो गया स्टेट का उससे इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सत्यपाल मलिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर टू प्रिसाइड ओवर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सत्यपाल मलिक फर्स्ट गवर्नर थे इस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट इज आयुष मिनिस्ट्री एंड फसाई रिलीज अ लिस्ट ऑफ आयुर्वेद आहार फूड प्रिपरेशंस। The Food Safety and Standards Authority of India, in consultation with the Ministry of Ayush, has released a list of recognized Ayurveda Ahar food preparations under the Food Safety and Standards Ayurveda Ahar Regulations 2022 to promote India's traditional dietary wisdom and ensure safety and regulatory compliance. तो क्या बोल रहा है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के कंसल्टेशन के साथ एक रिलीज़ की है रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेद आहार फूड प्रिपरेशन की लिस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब की हाइलाइट्स में क्या है कि आयुर्वेद आहार इंक्लूड्स फूड प्रोडक्ट्स डेवलप्ड यूजिंग आयुर्वेद डाइटरी प्रिंसिपल्स फोकसिंग ऑन बैलेंस, सीजनल सुटेबिलिटी एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। जो रेगुलेशंस है वो रिकॉग्नाइज करते फूड्स बेस्ड ऑन रेसिपीज, इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोसेसिंग मेथड्स फ्रॉम क्लासिकल आयुर्वेदा टेक्स्ट्स लिस्टेड इन शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में जो टेक्स्ट लिस्टेड है उसके हिसाब से होता है। फिर की फैक्ट्स में देखते हैं तो आयुर्वेदा आहार रेगुलेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2022 बाय फसाई इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, और ये 2014 में इस्टेब्लिश हुई थी ये मिनिस्ट्री। अब शेड्यूल ए में क्या है? जो अथॉरिटेटिव क्लासिकल आयुर्वेदा टेक्स्ट है यूज्ड हैज़ द बेस फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रिपरेशंस। ठीक है, फिर फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, और ये इस्टेब्लिश हुई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, गवर्नमेंट मस्ट रजिस्टर एवरी सिटीजन, इशू आईडीज टू देम, सेंटर ऐसा बोल रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा में दैट अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 यूनियन गवर्नमेंट को मैंडेटेड है कि वो रजिस्टर करेंगे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को एंड इशू करेंगे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स। और ये रिस्पॉन्स तब आया जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स संजय कुमार जी रिस्पॉन्स दे रहे थे क्लैरिफाइंग द लीगल बेसिस फॉर सिटीजन रजिस्ट्रेशन, और उसको लिंक करने का था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से। ठीक है, अब की हाइलाइट्स की बात करते हैं। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, वो मैंडेट करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, एंड इशुएंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। क्या? इशुएंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स। पर्टिकुलर्स ऑफ सिटीजन्स आर रिकॉर्डेड इन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में पर्टिकुलर्स रिकॉर्डेड हैं जो मेंटेन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। द ओनली एनआरसी कंडक्टेड सो फार वॉज इन आसाम। तो आसाम में था जो एनआरसी हुआ है अभी, where the final NRC list excluded about 19 lakh residents। तो 19 लाख रेसिडेंट्स स्किप हो गए थे। अब जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन NRC, इट वॉज फर्स्ट कंपाइल्ड इन 2010 एंड इट वॉज लास्ट अपडेटेड इन 2015-16 विद डाटा फ्रॉम 119 करोड़ रेसिडेंट्स। की फैक्ट्स की बात करते हैं तो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, वो गवर्न करता है एक्विजिशन, डिटर्मिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, और नेशनल रजिस्टर ऑफ जो सिटीजन्स है वो रजिस्टर इंडियन सिटीजन्स का जो क्रिएटेड है टू आइडेंटिफाई इलीगल माइग्रेंट्स। फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात की जाए तो ये डाटाबेस है यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया का, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिटीजन्स हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड नियरली बीट पोलियो बट फेक रिकॉर्ड्स, इम्परफेक्ट वैक्सीन एडेड इट्स कम बैक। तो डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ ग्लोबल एफर्ट, पोलियो कंटिन्यूज टू परसिस्ट इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो पोलियो अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में परसिस्ट कर रहा है। द ओनली 2 कंट्रीज वेयर वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन हैज़ नेवर बीन इंटरप्टेड।
A mix of distrust in vaccines, inaccurate vaccination records and imperfect vaccine storage handling has led to resurgence in cases. ठीक है, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं जैसे फेक रिकॉर्ड्स वगैरह, तो ये सब हिंडर कर रहे हैं ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन के इनिशिएटिव को. ठीक है, अब की हाइलाइट्स में देखते हैं. तो द WHO एंड द पार्टनर्स हैव बिगन ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन एफर्ट्स इन 1988 फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम. तो स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन प्रोग्राम के बाद ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन के एफर्ट्स स्टार्ट हुए. फिर बाय 2021 व्हेन जस्ट 5 केसेस ऑफ वाइल्ड पोलियो, जब सिर्फ 5 केसेस थे वाइल्ड पोलियो के रिपोर्टेड थे, रिसर्जेंस बिगेन विथ 19 cases in 2023 and growing. अफगानिस्तान और पाकिस्तान continue to still see the wild polio virus transmission. अब ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव है, ये लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन है विद ओवर $20 बिलियन स्पेंट ग्लोबली. ठीक है, की फैक्ट्स देखते हैं कि पोलियो एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ है. कौन सी इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ है? जो प्राइमरीली इफेक्ट करती है चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड मे कॉज इरिवर्सिबल पैरालिसिस क्रिएट कर सकती है. एंड इट इज़ कॉज्ड बाय वाइल्ड पोलियो वायरस एंड मेनली स्प्रेड वाया कंटामिनेटेड वाटर और फूड. ठीक है, फिर GPEI की बात करें तो लॉन्च किया था इसको WHO, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल, CDC USA एंड गावी ने, और इसका हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेट किया जाता है WHO के द्वारा. अब ओरल पोलियो वैक्सीन की बात की जाए तो ये यूज़ होता है इन मोस्ट डेवलपिंग नेशंस. इट्स इफेक्टिवनेस डिक्लाइंस विथ इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. तो इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी इफेक्टिवनेस डिक्लाइन हो जाती है. अब इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की बात की जाए तो ये लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिसीज सर्विलियंस एंड रिस्पॉन्स अंडर WHO. ठीक है, एमिड प्रोटेस्ट्स ओवर SIR, लोकसभा पासिस बिल फॉर ST कोटा इन गोवा असेंबली. तो बोल रहे हैं कि डिस्पाइट अपोजिशन प्रोटेस्ट ओवर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो चल रहा है ना इलेक्टोरल रोल्स का बिहार में, तो उसके अपोजिशन भी चल रहा था और लोकसभा ने उसी टाइम पास किया बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब इन गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली. और ये फर्स्ट बिल है टू बी पास्ड बाय लोकसभा इन द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, ये बिल प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन गोवा असेंबली एज मैंडेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. और ये इंट्रोड्यूस किया लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने. एंड द बिल अमेंड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स टू एंश्योर रिजर्व सीट्स फॉर ST इन गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली. अब की फैक्ट्स में आते हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का इशू है ये रिलेट करता है स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ऑफन कंडक्टेड बिफोर द इलेक्शंस नाउ बीइंग कंटेस्टेड एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड. तो अभी मेनली बोल रहे हैं लोग कि पॉलिटिकल चीज़ों के कारण हो रहा है. फिर RPA है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये गवर्न करता है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिलेटेड टू इलेक्शंस इन इंडिया. ठीक है, फिर आर्टिकल 332 की बात की जाए तो ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट असेंबलीज. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट JP's मेमोरियल साइट टू बी डेवलप्ड. नीतीश कुमार. तो बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इंस्पेक्ट किया है मेमोरियल साइट ऑफ लोकमान्य जयप्रकाश नारायण इन छपरा एंड डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू अंडरटेक डेवलपमेंटल वर्क्स टू प्रिजर्व एंड एनहांस लोकेशन. ठीक है, तो की हाईलाइट्स में क्या है कि इट विल बी लिंक टू द बेस्ट ऑफ द वेस्ट थीम पार्क. तो बेस्ट ऑफ द वेस्ट थीम पे बनेगा. CM also inspected the under construction building at Bansi Bazaar शवगृह कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एंड रिव्यू डेवलपमेंट इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गोरियाकोठी पार्क. ठीक है, फिर जयप्रकाश नारायण के बारे में देखते तो इनको लोक नायक भी बोला जाता था और एक प्रोमिनेंट फिगर थे, फ्रीडम फाइटर थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे हु लेड टू टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट. ये इंपॉर्टेंट है ना इनका, टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट इन 1970s अगेंस्ट इंदिरा गांधी. फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1950 से 1962 तक, 12 साल तक, एंड अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. और इनका रोल भी बहुत क्रूशियल रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस में. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टू बी डेवलप्ड इन भागलपुर. तो भागलपुर में न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होने वाला है. बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन भागलपुर एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एरिया इन गोपालगंज टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, 97 acres ऑफ लैंड विल बी एक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन भागलपुर. 97 acres ऑफ लैंड. और गोपालगंज में 32.66 acres. तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट्स, मतलब मैं स्टार मार्क नहीं, इसमें नॉट इम्पॉर्टेंट कर देते अपन. फिर सीधे आ जाओ की फैक्ट्स में. द प्रोजेक्ट अलाइंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी. और बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है जो 2016 की, वो एम करती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ठीक है, ये कॉरिडोर, दीज कॉरिडोर्स विल ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम्स लाइक PM गति शक्ति एंड मेक इन इंडिया.
फिर पीएम गति शक्ति क्या है, एक नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो लॉन्च हुआ 2021 में टू इंटीग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है। फिर मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, लॉन्च हुआ 2014 में टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आई होप ये क्लियर है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, इंडिया टू होस्ट WHO IRCH वर्कशॉप ऑन हर्बल मेडिसिन सेफ्टी एंड रेगुलेशंस। तो इंडिया WHO लेड जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन है फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप होस्ट कर रहा है फ्रॉम August 6 to 8, 2025 इन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। द इवेंट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो मिनिस्ट्री आयुष के साथ मिलकर हो रहा है इन पार्टनरशिप ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्टेड बाय फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है। फिर की हाइलाइट्स में देखते हैं कि इवेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथन ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड कोलैबोरेशन इन हर्बल मेडिसिन सेफ्टी, एफिकेसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। फिर पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन कौन से, भूटान, ब्रूनी, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, पैराग्वे, पोलैंड, श्रीलंका, युगांडा, जिम्बाब्वे और वर्चुअली इसको ओवरसी पार्टिसिपेट किया ब्राज़ील, इजिप्ट और USA ने। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया आयुष सुरक्षा फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम स्ट्रेंथन करने के लिए सेफ्टी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन को। अब की फैक्ट्स में देखते हैं तो जो WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की जो स्टैब्लिश हुई 1948 में और रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए और कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल रिस्पॉन्सेस, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर WHO IRCH इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क स्टैब्लिश्ड इन 2006, तो 2006 में ग्लोबल नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ, प्रमोट किया रेगुलेटरी कोऑपरेशन ऑन हर्बल मेडिसिन। फिर अश्वगंधा की बात करते हैं तो ये प्रोमिनेंट हर्ब है आयुर्वेदा में विथ एडॉप्टोजेनेटिक प्रॉपर्टीज़ और जो इंक्रीजिंगली स्टडी किया जा रहा है क्लिनिकल एफिशिएंसी के लिए। फिर हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए तो ये एनालिटिकल टेक्निक है फॉर क्वालिटी प्रोफाइलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन। ठीक है। फिर फार्मेको विजिलेंस की बात करते तो ये साइंस है डिटेक्टिंग, एसेसिंग एंड प्रिवेंटिंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एनी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो आई होप ये क्लियर है। अब अपन आते हैं मेंस के टॉपिक में। तो मेंस के 2 एडिटोरियल्स हमको देखना है। तो द फर्स्ट इज़ द न्यू टेक्नो कैपिटलिज्म। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है ना, जो इंडिया का साइंटिफिक इंटरनेशनलाइजेशन है, ये बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये बोल रहा है कि जैसे इंडिया और USA का जो पहले रिलेशनशिप था वो साइंटिफिक इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ ज़्यादा था, अब वो शिफ्ट होता जा रहा है स्ट्रैटेजिक टेक्नो कैपिटलिज्म की तरफ। तो ये हमको देखना है कि ये कैसे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है इंडो US टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन का, कि जो साइट प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट 1975 का। ये लैंडमार्क पार्टनरशिप है, साइंटिफिक पार्टनरशिप बिटवीन इसरो एंड नासा। उसमें क्या करते हैं, अमेरिकन सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं टू ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल कंटेंट इन इंडियन विलेजेस। ये इंपॉर्टेंट है। तो इट एग्जेम्प्लीफाइड कोल्ड वॉर एरा साइंटिफिक इंटरनेशनलाइजेशन और नॉलेज शेयरिंग में हेल्प किया। फिर अमेरिकन एंटिटीज़ लाइक नासा एंड कॉर्पोरेशंस लाइक फेयरचाइल्ड प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन इंडियाज़ अर्ली स्पेस एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। लेकिन अब ये देखना है कि ये शिफ्ट कैसे हो रहा है स्ट्रैटेजिक टेक्नो कैपिटलिज्म की तरफ। तो जो रिसेंट US पॉलिसी है वो फोकस करता है स्ट्रैटेजिक टेक्निकल अलाइंसेज में अंडर द फ्रेमवर्क लाइक इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। फिर जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सिलिकॉन वैली का जो कोलैबोरेशन है विद वॉशिंगटन, वो परस्यू करता है टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी को, नॉट जस्ट इनोवेशन। तो आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट है कि जियो पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन कैसे है, कि चाइना टेक राइज हैज़ ट्रिगर्ड US पुशबैक थ्रू एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, इन्वेस्टमेंट कर्ब्स एंड सर्विलियंस कंट्रोल। और इंडिया इज कॉट बिटवीन, इंडिया 2 चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी लिबर्टेरियनिज्म एंड चाइनाज स्टेट लेड इनोवेशन। तो ये दोनों चीज़ों के बीच में इंडिया फंसा हुआ है। जो इंडिया के रिफॉर्म है वो प्रॉमिस शो करते हैं बट स्ट्रक्चरल चैलेंजेस अभी भी हैं। फिर इंडिया का जो ग्रोइंग डिपेंडेंस है इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर्स में, AI फ्रेमवर्क्स में और फॉरेन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, वो एक्सपोज करता है हमारी वल्नरेबिलिटी। और हमारा जो डिजिटल वर्कफोर्स है वो क्रूशियल है बट रिस्क मार्जिनलाइजेशन है। क्यों? जैसे इश्यूज़ क्या क्या है, ट्रम्प एरा H1B वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, फिर टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन, ये सब। और प्राइवेट सेक्टर का जो ग्रोइंग रोल है डिफेंस स्पेस में, वो रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर। अब वे फॉरवर्ड की बात की जाए कि हम इन सब चीज़ों को सही करने के लिए या स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इंडिया मस्ट डेवलप इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज़ स्पेशली इन AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा डोमेस्टिक इनोवेशन इकोसिस्टम थ्रू R&D फंडिंग, एकेडमिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड पब्लिक सेक्टर सपोर्ट। वैसे ही स्ट्रैटेजिकली लेवरेज करना पड़ेगा इंडो US कोऑपरेशन अंडर ICET वाइल सेफगार्डिंग डाटा सोवेनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट।
प्रमोट करना पड़ेगा एक बैलेंस्ड पाथ बिटवीन ओपननेस एंड रेगुलेशन, और एनहांस करना पड़ेगा इंडिया के रोल को इन ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है ये आर्टिकल आप सभी को। अब अपन नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं, द टेक्नोक्रेटिक कैलकुलस ऑफ इंडियाज़ वेलफेयर स्टेट। तो देखो ये ना उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट हम थोड़ा सा इसका जिस्ट देख लेते हैं। तो अभी क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 1.3 बिलियन आधार एनरोलमेंट्स है। ये फैक्ट बस ये वाला आधार वाला बस याद रखो, 1.3 बिलियन, 1206 स्कीम्स इंटीग्रेटेड इनटू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स एंड 36 ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि दिस शिफ्ट प्रायोरिटाइजेज एफिशिएंसी, मेजरेबिलिटी, एल्गोरिथमिक डिसीजन मेकिंग, ऑफन साइडलाइनिंग पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टनरशिप। तो इसमें क्या है कि हम क्या हो रहा है, फ्रॉम राइट्स बेस्ड टू डाटा ड्रिवन वेलफेयर, हम राइट बेस्ड से डाटा ड्रिवन वेलफेयर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जैसे स्कीम्स हैं ई श्रम, पीएम किसान, ये सब रिफ्लेक्ट करते हैं यूनिडायरेक्शनल, डाटा ओरिएंटेड और मेजरेबल लॉजिक। और एम्फेसिस है एलिमिनेट करने के लिए लीकेज, घोस्ट बेनिफिशियरीज और टारगेटेड डिलीवरी इंश्योर करना है। लेकिन ये शिफ्ट रिजल्ट कर रहा है हार्ड कोर रेशनैलिटी में, मतलब हम जो कुछ एम्पैथी वाली चीज़ें ना वो सब हम साइडलाइन हो जा रही है। इसमें पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज और डेमोक्रेटिक ऑफलोडिंग क्या है कि ये सिस्टमेटिक इम्पास है वेयर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इज रिप्लेस्ड बाय एल्गोरिथमिक रेशनैलिटी। सिटीजन्स वेलफेयर जो कंसर्न्स है वो मीडिएटेड हैं थ्रू पोर्टल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, बट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स है वो अकाउंटेबिलिटी लैक करते हैं। फिर गेम थियोरेटिक मॉडल्स हैं वो सजेस्ट करते हैं टेक्नोक्रेटिक सिस्टम्स इंटेंसिफाइंग पोलराइजेशन। ठीक है, अब अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट इन टेक्नोक्रेटिक स्टेट की बात की जाए तो जो डिक्लाइन है सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में फ्रॉम 11% टू 3% पोस्ट कोविड-19 डिस्पाइट इंक्रीज इन ग्रीवेंसेस, और जो RTI एक्ट वगैरह है वो बीइंग अंडरमाइन किए जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कमीशंस है वो नॉन फंक्शनल है। स्टेट सेंट्रलाइजेज डाटा इन विजिबिलिटी बट अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता है। अब शिफ्ट कैसे हो रहा है गवर्नेंस आइडल्स में, तो ड्राइंग फ्रॉम हैबरमैन्स टेक्नोक्रेटिक कॉन्शियसनेस। अब ये आपको ना ये जो थ्योरीज़ है वो नहीं देख रहा है, ठीक है, इसलिए इसको अपन स्किप करते हैं। अपन आते हैं कि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करेंगे, हम उस चीज़ को वे फॉरवर्ड में देखेंगे कि हम रिक्लेम करेंगे रिफ्लेक्सिविटी एंड ह्यूमन डिस्क्रिशन को, डेमोक्रेटाइज करेंगे वेलफेयर इम्प्लीमेंटेशन को जिसमें सिटीजन कोऑपरेटिव्स हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज़ हो जो एक्टिव इंटरमीडियरीज की तरह एक्ट करें। स्ट्रेंथन करेंगे लीगल मैकेनिज्म को RTI के थ्रू, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के थ्रू एंड पब्लिक ऑडिट सिस्टम्स के थ्रू। रीइंफोर्स करेंगे ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, जैसे इन्वॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल ले लो केरला का कुडुमश्री, और डिज़ाइन करेंगे रेजिलियंट सिस्टम्स और ऑफ डेमोक्रेटिक एंटी फ्रेजिलिटी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके जो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।